मोर ऑन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने देखा कि रेजोनेंस कंडीशन तब प्रोड्यूस होती है जब एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाएं, और फिर हमारे पास हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की और उसको हर्ट्ज में भी कन्वर्ट किया। अब हम इस सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली जो है वो इसकी क्या खसूसियात हैं, क्यों हम जो है ये सर्किट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, क्योंकि साइनोसाइडल वोल्टेज जो होता है और करंट होता है, तो इसलिए जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो सकती है, यानी कि कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर हम उसी फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में कैलकुलेट करना चाहें स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमने फार्मूला जो था ड्राइव किया था, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। एल यहाँ पे इंडक्टर की इंडक्टेंस है और सी जो है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, जो कि हमने सर्किट में अरेंज किए हुए हैं, सर्किट में लगाए हुए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से तो हम जो है वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं रेजोनेंस कंडीशन पे, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सिर्फ इंडक्टर की वैल्यू पे और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू पे। तो इन दोनों की वैल्यू से फिर हमें पता चल सकता है कि हमारे पास कौन सी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी। तो उसके लिए हमें जो है वो करंट की वैल्यू किस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स आप गौर करें कि एक्चुअली करंट में ही जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो करंट की बेस पर ही हम जो है वो फ्रीक्वेंसी की बेस पर फिर हम करंट की जो है वो वैल्यूज जो है वो मैनेज कर सकते हैं, और उससे फिर हम रेजोनेंस कंडीशन यानी कि एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब ये तो हो गई एक प्रॉपर्टी के हम करंट्स की वैल्यू जो है वो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं यूजिंग द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और उसमें फिर कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यूज। ठीक है जी। अब दूसरी बात हम करते हैं रेजिस्टेंस की, यहाँ और नेट रेजिस्टेंस जो कि हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स एसी सर्किट्स में, उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम डीसी सर्किट की बात कर लें तो उसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक पैरेलल सर्किट के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम रेसिप्रोकल्स में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसी भी पैरेलल सर्किट में अगर हम कैलकुलेट करना चाहें। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/R1 से, प्लस अगर 3 कंपोनेंट हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम इम्पीडेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर 1/Z हमारे पास आ जाएगा। और फिर दूसरी बात यह है कि ये सिंपली हम एसी सर्किट में हम सिंपली जो है वो रेसिप्रोकल ही नहीं लेते, बल्कि स्क्वायर रूट भी लेते हैं और क्वांटिटीज को स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे पैरेलल सर्किट में फर्स्ट कंपोनेंट जो था वो रेजिस्टर था, उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, और इसका हम जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है जी। ये जरा क्लियरली लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो इसका हम जो है वो स्क्वायर भी ले लेंगे साथ में, प्लस अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि रेजिस्टर में तो जो है वो वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज होते हैं। ठीक है। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर में ऐसा नहीं होता। तो तब हमें जो कैपेसिटर और इंडक्टर में टोटल करंट जो है उसको पहले वेक्टर सम यानी कि उसको वेक्टरली एडअप करना पड़ता है। वेक्टरली कैसे, हम उसकी डायरेक्शन के लिहाज से उसको एडअप करेंगे। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आई सी और आई एल जो है ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से जो है वो इनको एडअप करते वक्त इनमें नेगेटिव का साइन आएगा। तो अगर हम करंट्स को जो है वो इस तरह से एडअप करें तो फिर इनकी जो रिएक्टेंसेस हैं उनको भी जो है वो हम इसी तरह से एडअप करेंगे, यानी कि 1/XL, और फिर हम एडअप करके उसके बाद फिर हम नेट जो है वो वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं इसमें से। ठीक है जी। तो 1/XL माइनस नेट वोल्टेज या नेट करंट की अगर हम बात कर लें, वोल्टेज तो सेम रहेगा, नेट करंट फिर हम दोनों को पहले एडअप करते हैं, वेक्टर सम लेते हैं, और फिर जो है वो हम टोटल करंट लेकर जो है वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी फिर हम स्टूडेंट्स जो रेजिस्टेंसेस यानी कि रिएक्टेंस की फॉर्म में है, तो उनको पहले हम वेक्टरली एडअप करेंगे। वेक्टरली कैसे कि यहाँ पे एक्स सी जो है ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट हैं, और फिर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स ये तो हम देख ही चुके हैं कि रेजोनेंस कंडीशन पे एक्स एल और एक्स सी बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो क्या होगा, ये क्वांटिटी हमारे पास जो है वो जीरो आ जाएगी। ठीक है जी। ये सारी क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगी, क्योंकि एक्स एल और एक्स सी बराबर हैं। ठीक है।
तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/8 का स्केयर। और इसी को अगर हम मजीद कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो फिर इम्पिडेंस है यानी कि 1/z जो है ये हमारे पास आ जाएगी 1/r। स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो है वो रेसिप्रोकल भी जो ख़त्म होके सिंपली z जो है वो r के बराबर आ जाएगी। तो देखें कि नेट रेजिस्टेंस जो है सॉरी नेट इम्पिडेंस जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से ही है, सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से ही नेट इम्पिडेंस जो है वो आ रही है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टर की वजह से ही है। इम्पिडेंस को हम रेजिस्टेंस ही एक्चुअली कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ये जो रेसिप्रोकल लिया था रेजिस्टेंस का सॉरी इम्पिडेंस का, इसको हम कहते हैं एडमिटेंस। ठीक है जी, इसको हम एडमिटेंस कहते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये जो रेसिप्रोकल होता है इम्पिडेंस का, इसको हम एडमिटेंस कहते हैं, एडमिटेंस। ठीक है जी, एडमिटेंस। तो अब खैर हमने बात की कि जो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस वो इम्पिडेंस सॉरी ये रेजिस्टेंस ही होगी। और फिर हम जो है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है जी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि रेजोनेंस पे एट रेजोनेंस NANCE रेजोनेंस पे क्या होता है, जरा यहाँ पे डायग्राम से देखें। वोल्टेज तो सब में सेम रहता है लेकिन करंट जो है वो चेंज होता है। ठीक है, करंट हर एक में डिफरेंट है। और अगर हम नेट करंट की बात करें तो देखें स्टूडेंट्स, कैपेसिटर में और इंडक्टर में करंट जो है वो इक्वल और अपोजिट होने से, कब इक्वल और अपोजिट होगा, जब रेजोनेंस कंडीशन क्रिएट होगी। तो ये इक्वल और अपोजिट होंगे तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट करेंगे। हमारे पास फिर नेट करंट किस वजह से आएगा, सिर्फ रजिस्टर में से जो करंट पास आउट होगा सिर्फ उसकी वजह से हमें नेट करंट मिलेगा। ठीक है जी, तो अब हम देख रहे हैं कि नेट करंट हमारे पास जो है वो अप्लाइड करंट से कम होगा। ठीक है, क्योंकि करंट जो है वो पहले डिवाइड हुआ तीन कंपोनेंट्स में तीन में से दो ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और हमारे पास सिर्फ थर्ड पार्ट बचा। तो फिर नेट करंट जो है हमारे पास मिनिमम होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रेजोनेंस पे क्या होगा, नेट करंट जो है वो मिनिमम होगा। नेट करंट और ये किस वजह से होगा, रेजिस्टेंस में से जो करंट पास आउट हो रहा है यानी कि IR। ठीक है, और ये हमारे पास मिनिमम होगा, मिनिमम। और स्टूडेंट्स इसको हम जो है वो IR को हम यहाँ पे R को हम स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्मॉल r से इसलिए कि हम यहाँ पे रेजोनेंस यानी कि फ्रीक्वेंसी में जो हम ये जो सुफिक्स यूज करते हैं स्मॉल r, तो उसी की वजह से यहाँ पे जो करंट आता है ये भी रेजोनेंस कंडीशन पे आता है। तो इसलिए जो है वो हम इसको I स्मॉल r से यानी कि रेजोनेंस करंट जो भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मिनिमम होगा। और फिर एक चीज और भी है कि ये क्योंकि यही करंट जो है क्योंकि रेजिस्टेंस में से है, तो फिर रेजिस्टेंस में हम जानते हैं कि वोल्टेज और करंट जो है ये इन फेज होते हैं। वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज होते हैं। अब ये इन फेज होंगे तो क्या होगा, इनमें जो एंगल होगा वो जीरो होगा। इन फेज होंगे तो एंगल जीरो होगा, एंगल जीरो होगा तो पावर फैक्टर जो है वो 1 होगा। पावर फैक्टर जो है वो 1 होगा। ठीक है जी, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर फैक्टर जो है वो हम कॉस थीटा से कैलकुलेट करते हैं। अगर थीटा 0 होगा तो कॉस 0 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है हमारे पास पावर फैक्टर 1 होगा। और फिर इसमें हम देखते हैं कि जो करंट और फ्रीक्वेंसी की जो आपस में रिलेशन है यानी कि रेजोनेंस कंडीशन पे जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसका और करंट का आपस में जो है वो क्या रिलेशन है, ये हम देखेंगे। ये हम ग्राफ से जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है जी। अब इसमें जो है वो ये करंट की वेरिएशन है I, और यहाँ पे जो है वो इस साइड पे जो है फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन है। ये फ्रीक्वेंसी इस साइड पे इंक्रीज हो रही, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में। और स्टूडेंट्स हम गौर करें तो देखें कि इसमें करंट जो है वो डिक्रीज होता है। रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है, करंट जो है वो डिक्रीज होता है। करंट के मतलब दो कंपोनेंट एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करते हैं, और जब उनका मैक्सिमम जो है वो इफेक्ट एक दूसरे का कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास करंट जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, देखें यहाँ से करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंस इंक्रीज होने लगी, फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होने लगी तो करंट की अमाउंट जो है वो डिक्रीज होने लगी, क्योंकि
कैपेसिटिव करंट और इंडक्टिव करंट जो है वो एक दूसरे को अपोज करने लगे, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि दोनों ने एक दूसरे को मैक्सिमम अपोज किया, और जब मैक्सिमम अपोज किया तो तब वो कौन सी कंडीशन थी, तब रेजोनेंस कंडीशन थी, फ्रीक्वेंसी एफ आर थी। तो हमारे पास फिर जो करंट आया वो सिर्फ हमें बचा वो करंट जो कि रेजिस्टेंस में से गुजर रहा था, ठीक है, और उसको हम आई स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, यानी कि रेजोनेंस करंट है। तो अब करंट यहाँ पे करंट की जो है वो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी डिफाइन किया। लेकिन जब हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से जो है वो आगे बढ़ने लगे तो तब हम देखेंगे कि कैपेसिटर और इंडक्टर में से किसी एक की रिएक्टेंस जो है वो बढ़ने लग जाएगी। जब वो बढ़ने लग जाएगी तो फिर नेट इफेक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, करंट की अमाउंट फिर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये है फ्रीक्वेंसी और करंट में रिलेशन, जिसमें हम देखते हैं कि रेजोनेंस पे करंट मिनिमम है और बाकी फ्रीक्वेंसीज पे करंट जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। और फिर हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि रेजोनेंस पे एट रेजोनेंस रेजोनेंस जो हमारे पास ब्रांच करंट हैं, यानी कि इंडक्टर में से जो करंट है और कैपेसिटर में से जो करंट है, ये जो है ये में और इनमें से हर एक में ईच यानी कि हर एक जो है वो बी लार्जर, ठीक है, ज्यादा हो सकता है, लार्जर किससे ज्यादा हो सकता है, जो सोर्स करंट है उससे। और सोर्स में से करंट कितना बचता है हमारे पास, सोर्स में से करंट हमारे पास जो बचता है वो हमारे पास सिर्फ जो है वो आई आर बचता है, ठीक है जी। तो आई एल और आई सी जो है ये आई आर से जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की।